हेलो एवरीवन, हम लोग 12th क्लास के लिए शॉर्ट पैराग्राफ टॉपिक पढ़ रहे थे और उस टॉपिक में हमने पिछले वीडियोस में नोटिस राइटिंग पढ़े थे और उसके अलावा हम लोगों ने इनविटेशन रिप्लाईज पढ़े थे। अगर हमने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, हम जाकर के और उसमें सारे वीडियोस देख सकते हैं। पुराने कुछ वीडियोस भी है ग्रामर से रिलेटेड वगैरह, तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। अब जैसा कि इसका नाम है हम सभी ने सुना है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। हम सभी जानते हैं आजकल जो है वो ज़माना विज्ञापनों पर चलने वाला है और जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हम हमारे प्रोडक्ट की या हम हमारी जो भी चीज़ें हैं उसको बेचना है या शुरू करना है या जो भी हमको लोगों से कांटेक्ट करना है, तो लोगों तक पहुंचने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो एडवर्टाइजमेंट है। तो इसीलिए हम लोग जो है वो एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेंगे कि कैसे हमको इसे लिखना है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग प्रकार होते हैं। आगे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, पोस्टर्स। आजकल होर्डिंग्स वगैरह बनते हैं तो उसके माध्यम से भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, लेकिन हम जो है वो ओल्ड वे, जैसा कि न्यूज़पेपर में छपता था है ना कुछ एडवर्टाइजमेंट के रूप में, तो यह ओल्ड वे जो है एडवर्टाइजमेंट का, इस टॉपिक में हम उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम है एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट को हम लोग हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। अब विज्ञापन जो है वो अलग अलग प्रकार से और छापे जाते हैं। हम भी उसी प्रकार के विज्ञापनों को पढ़ेंगे, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जो में पूछे जाने वाले जो विज्ञापन है उसमें कुछ 3-4 जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम उनको फोकस करेंगे। मैं कुछ प्रकार जो है वो बोर्ड पर बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो इसमें प्रकार है वो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मैट्रिमोनियल। अब मैट्रिमोनियल जो है जिसको हम लोग वैवाहिक कहते हैं या विवाह से संबंधित कह सकते हैं, तो यह वैवाहिक जो एडवर्टाइजमेंट होती है। अब वैवाहिक कैसे, तो हम जैसे आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन फिर भी उससे पहले हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर मान लीजिए हमको हमारे घर में अगर कोई लड़का है तो उसके लिए दुल्हन की ज़रूरत है। हम न्यूज़पेपर में सूटेबल मैच के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देंगे, है ना। उसमें कॉलम भी अलग से आता है जिसको क्लासिफाइड कहते हैं, है ना, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो न्यूज़पेपर में उस नाम से छपता भी है। उसके अंदर मान लीजिए हमारा लड़का है और उसके लिए दुल्हन की ज़रूरत है, तो उसके लिए ऐसा ही हमारी अगर लड़की है और उसके लिए दूल्हे की ज़रूरत है, सूटेबल मैच न्यूज़पेपर के माध्यम से ज़्यादा मिल सकता है। आजकल उसके लिए मैट्रिमोनियल साइट्स भी चलती है, सोशल साइट्स के माध्यम से लोग रिश्ते जो है वो आपस में ढूंढते हैं, लेकिन ओल्ड वे जो है जिसमें मैट्रिमोनियल न्यूज़पेपर में छापा जाने वाला एडवर्टाइजमेंट है। ऐसे ही इसका जो दूसरा प्रकार हम पढ़ेंगे और वो है जॉब वैकेंसी। अब जॉब वैकेंसी यानी मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई ऑफिस है ना, और वह जो है वो हमारे उसके जो भी इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन या ऑफिस के लिए कोई वर्कर्स की ज़रूरत है, किसी भी पोस्ट पर हो सकता है, भले वो टीचर है, क्लर्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है या मेडिकल एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो ऐसी अगर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए भी वैकेंसीज निकाली जाती है। हम उनको जो है वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि उसके लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट निकाली जा सकती है। तीसरा हम लोग जो पढ़ते हैं वो है एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन जैसा कि इसका नाम है आप सब जानते भी हैं, इसका अर्थ होता है आवास संबंधी। अब मान लीजिए कि हमको किसी हमारा मकान है और उस मकान को किराए पर देना है। हम एक अच्छा रेंटर ज़रूरत है हमको कि वो हमारे यहाँ पर एक अच्छा व्यक्ति रहे किराएदार के रूप में, तो उसके लिए हम जो है वो एडवर्टाइजमेंट देंगे तो हमारे पास में ऑप्शन रहेंगे, अधिक लोग जो है वो हमसे कांटेक्ट करेंगे हमारे मकान को किराए पर लेने के लिए, तो आराम से हमको एक अच्छा किराएदार भी मिल सकता है। तो इसके लिए हम लोग किराए पर देने के लिए एकोमोडेशन। वैसे सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले जो टॉपिक है उसमें मैट्रिमोनियल ज़्यादा पूछा गया है अब तक, क्योंकि हमारे टॉपिक जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी था कि शॉर्ट पैराग्राफ के 5 टॉपिक है, उसमें से कोई भी 2 ऑप्शन में पूछे जाते हैं, है ना, 2 पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अगर एडवर्टाइजमेंट की बारी आती है तो उसमें ज़्यादातर अभी तक मैट्रिमोनियल ही पूछे जाते हैं, इसीलिए उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा अपना भी। उसके अलावा अगर कभी पूछा जाता है तो वो जॉब वैकेंसी भी पूछ लिया जाता है।
लेकिन फिर भी पूछने के चांसेस है, क्योंकि जैसा कि एडवर्टाइजमेंट अपना टॉपिक है तो इसीलिए एग्जाम में कभी एकोमोडेशन भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है वो एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे। हम आगे वीडियोस जो बनाएंगे उसमें सभी के एग्जाम्पल एक एक दो पढ़ेंगे। ऐसा ही एक जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है एजुकेशनल। अब ये पूछा जा सकता है कभी भी, यानी शैक्षिक। अब आप सोचेंगे कि जॉब वैकेंसी में भी शैक्षिक स्कूल का हो सकता है, लेकिन उसमें जॉब के लिए पूछा जाता है कि टीचर चाहिए या क्लर्क चाहिए। लेकिन यहाँ एजुकेशनल, मान लीजिए हमारे स्कूल या कोचिंग चलता है और उस स्कूल कोचिंग या किसी ऑफिस वगैरह जो है उसमें एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, शिक्षा संबंधी एडमिशन्स ओपन हो गए, तो उसका कोई एडवर्टाइजमेंट निकाली बच्चों के लिए, है ना, कि कब लास्ट डेट है, क्या है, ऐसा हम पढ़ेंगे तब इसको ठीक से समझेंगे डिटेल में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कभी कभार पूछते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड यानी खोया या पाया। हमारी कोई वस्तु खो गई है, हमको कोई वस्तु जो है वो मिली है, तो उसके संबंध में भी कोई एडवर्टाइजमेंट दी जा सकती है, तो उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा एक जो पूछते हैं वो होता है सेल्स एंड परचेज। मान लीजिए हमको हमारे पास कोई चीज़ है उसको बेचनी है, जैसे मान लीजिए हमारी कोई मोटर बाइक है पुरानी, हम उसको बेचना चाहते हैं। मान लीजिए हमारा मकान हम बेचना चाहते हैं। मान लीजिए हमारी और भी कोई हमारे पास कुछ ऐसी वस्तु है, हम उसको सेल करना चाहते हैं, तो हम उसमें करेंगे। अगर हमें कुछ खरीदना है तो उसके लिए भी, है ना, तो बेचना खरीदना, ऐसा भी हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। तो ये पूछे जा सकने वाले टॉपिक है। उसके अलावा बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स भी हो सकते हैं। हम धीरे धीरे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी सब जो है उसके भी एक एक एग्जाम्पल हम जरूर पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है तो हम आराम से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया होगा इसके प्रकार। अब हम जो है वो सबसे पहला प्रकार है मैट्रिमोनियल, हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो प्रकार है मैट्रिमोनियल। अब यह जो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसको हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो हम इसको ठीक से समझते हैं एकदम सरलतम भाषा में, ताकि हमको जो है वो परीक्षा में किसी भी तरह का प्रश्न अगर पूछा गया है मैट्रिमोनियल को लेकर के, तो हम उस एडवर्टाइजमेंट में बहुत कम चेंजेज करके और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न लिखते हैं, जैसे कि योर फादर इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट to be published in a local newspaper। अब यह ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए पूछा, मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल के बाद में इसका पैटर्न बताऊंगा कि हमको किन किन बातों को इसमें ऐड करना चाहिए ताकि हम एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट लिख सके। पहले मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उसका जो है वो पैटर्न कैसा रहेगा, फॉर्मेट कैसा रहेगा, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि शॉर्ट पैराग्राफ में पहले भी पढ़ा था कि एक फॉर्मेट के रूप में बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स को हम सबसे पहले बनाएं। उसके बाद बात आती है हेडिंग की। हम चाहे तो हेडिंग यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट में हम चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ हम एक हेडिंग लिखते हैं सूटेबल मैच, और क्या क्या लिखी जा सकती है वो यह लिखने के बाद हम पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी हेडिंग जो है वो हाईलाइटेड होनी चाहिए, जिस पर सबका ध्यान चला जाए। अब यहाँ पर हम लोग कंप्यूटराइज्ड अगर कोई एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें तो बोल्ड हो सकता है, हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग एक कैपिटलाइज्ड लिखे, इसको कैपिटल लेटर्स का यूज करें और उसके साथ में एक अंडरलाइन भी कर लेवे ताकि वो एक हाईलाइटेड हो जाएगा। फिर उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखा फॉर अ राजस्थानी बॉय। अब यहाँ पर जैसा कि हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा गया है कि योर फादर इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर योर एल्डर ब्रदर। आपके बड़े भाई के लिए आपके पिताजी एक दुल्हन ढूंढ रहे हैं। अब भाई के लिए ढूंढ रहे हैं ना, इसीलिए उस भाई का हम लिखेंगे। तो और फॉर अ राजस्थान सूटेबल मैच फॉर अ राजस्थानी बॉय।
अब उस लड़का जो है उसकी कुछ खासियत लिखनी पड़ेगी। अब कॉमा करके लिख सकते हैं, इसमें कोई ग्रामेटिकल इशू नहीं है, इसीलिए हमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसा लिखेंगे। तो हम देखते हैं राजस्थानी बॉय, टॉल यानी लंबा है, हैंडसम है ना, यानी दिखने में अच्छा है, ये लिखेंगे। फेयर है यानी रंग उसका गोरा है। अब कितनी हाइट, एज लिखेंगे, तो एज उसकी, जब भी हम किसी भी लड़के की एंगेजमेंट वैसे करते हैं, अगर पेपर में पूछा है कि योर ब्रदर इज अबाउट 35 यानी 35 की एज है, तो हमको 35 लिखनी है। अगर कोई एज नहीं लिखी हुई है तो हम लोगों को कभी भी 28, 29 या 30 ऐसे लिखना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म भी चलती है इसमें, इसीलिए मैंने लिखा एज 29 ईयर्स। हाइट लिखनी है, हम लोग जो है वो इसमें हाइट लिखेंगे 5 फीट 10 इंच। जब भी हम हाइट लिखे तो लड़के की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखे, बहुत कम भी नहीं लिखे, 5, 10, 5, 11, 6 यहाँ तक की हाइट हमको लिखनी चाहिए। उसके बाद में उसकी जो क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़ा है, क्या करता है, क्योंकि अगर कोई लड़की वाले किसी अपनी लड़की का रिश्ता ढूंढेंगे तो स्वाभाविक है कि वो अच्छा दिखने वाला होना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ें देखेंगे कि वो दिखता कैसा है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें देखेगी उससे भी ज़्यादा उसमें वो सेटल्ड है या नहीं है ना, यह पहले पूछा जाएगा। इसीलिए उसका जो सेटल्ड है या नहीं है हम वो भी जानना, आगे वाले जो है वो ये भी जानना चाहेंगे। तो इसके लिए हम हाइट 5 फीट और 5.10 है ना, 10 इंच यह है। उसके बाद में हम लोग जो है वो लिखेंगे MSc इन फिजिक्स विथ बीएड, MSc इन फिजिक्स विद बीएड, और यानी MSc किया हुआ है फिजिक्स के अंदर, बीएड भी की है, करता क्या है वो भी हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस, यानी कोचिंग क्लासेस चलाता है। अब कमाता कितना है, तो या तो सैलरी लिखे, अगर खुद की चला रहा है तो इनकम, हम इनकम में कभी भी लिखें तो बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, अगर प्रश्न में नहीं पूछा है तो हम लिख सकते हैं 30,000, 25,000, 35,000 तक लिख देवें, 35,000 पर मंथ, ठीक है ना, यह सैलरी है उसकी। अब यह सारी चीज़ें जो है वो हमने बता दी है। अब हमको दुल्हन की ज़रूरत है, तो दुल्हन के अंदर हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए यह हम यहाँ लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लुकिंग फॉर अ ब्राइड, एक दुल्हन की तलाश है, और कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो फेयर यानी रंग गोरा हो, सभी चाहेंगे कि स्लिम हो यानी कि पतली दिखने में हो। उसके अलावा हम लोग लिखेंगे एज बिटवीन, अब जब भी हम लोग को लड़की जो रिश्ता आगे चाहिए ना, हम फिक्स एज नहीं लिखेंगे कि इसी एज की होनी चाहिए। हम जो है वो लड़का 29 का है तो हम 29 तक की एज कोई भी हम डाल सकते हैं। तो इसीलिए हम कभी भी लड़की की उम्र चाहिए तो 25 to 28 ईयर्स, ठीक है, ये लिख देते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे हाइट, यानी उसकी हाइट हमको क्या चाहिए, तो हम लिख देते हैं लड़का 5 फीट 10 इंच का है तो हम लिखेंगे नॉट लेस देन, यानी ज़्यादा ठीकनी नहीं हो, है ना, यह हम चाहेंगे। इसीलिए उसका सूटेबल मैच तो तभी होगा, तो इसीलिए 5 फुट 10 इंच का है तो नॉट लेस देन 5 फीट एंड 5 इंच, यानी इससे ज़्यादा छोटी नहीं हो, यह हमारी रिक्वायरमेंट है। लंबी हो सकती है, अब लंबी 10 से ज़्यादा होगी नहीं, इसीलिए हम इतना लिखेंगे। और फिर उसके बाद में उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। वैसे आजकल सभी चाहते हैं कि हमारे लड़के के लिए अगर कोई दुल्हन ढूंढनी है तो वो एजुकेटेड हो, है ना। अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारा लड़का अच्छी नौकरी में है और हमको वो लड़की नौकरी वाली ही चाहिए तो वो यहाँ लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, है ना। तो इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हमको फिक्स लैंग्वेज याद रखनी। इसीलिए जब भी लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं तो ग्रेजुएट लिख दीजिए, मस्ट, है ना। तो पढ़ी लिखी भी हो जाएगी, है ना, वो भले ग्रेजुएट किसी में भी हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो, तो इसीलिए ग्रेजुएट मस्ट, यानी कम से कम पढ़ी लिखी हो, ग्रेजुएट की हुई होनी चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए। तो ऐसा हम लिखेंगे। फिर कुछ 2 बातें और जोड़नी, जब भी हम लड़के का रिश्ता एक लाइन तो हमको ये लिखनी है, नो कास्ट बार, है ना। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो जाति के लिए लोग रिश्ता अपनी समाज में ढूंढते हैं, ऐसा सामाजिक रहता है, लेकिन हमको ये नहीं लिखना। हमको एक ही बात याद रखनी, नो कास्ट बार लिखना, यानी कास्ट का कोई बाउंडेशंस नहीं है, अच्छा रिश्ता होना चाहिए। और उसके अलावा एक जो लड़के के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो हमको लिखना चाहिए नो डॉवरी, यानी दहेज नहीं लेंगे,
ऐसा भी हमको लिखना। अब क्या रहता है कि लिखना ही चाहिए, लेकिन अगर हमारी लड़की है हमारी ओर से और हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो ये नो डाउरी नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं लड़की का जब रिश्ता ढूंढा जाता है तो लड़की वाले जब भी जो कुरीति बनी हुई है हमारी उसमें दहेज देते हैं, लेते नहीं हैं, तो इसके लिए हम ये लिखें। आगे सारी रिक्वायरमेंट और उसके बाद में लिखेंगे सेंड बायोडेटा विथ recent photograph, returnable to, और फिर उसके बाद में हम एड्रेस लिख देंगे मिस्टर अशोक कुमार, A15 गांधी चौक, पाली, रिंग एट 3252-160। अब मैं इसको वापस समझाता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें लिखी है वो उसको समझिए, फिर मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ कि हमने इस किस फॉर्मेट का यूज़ इसमें किया है। अब हमको हमारे लड़के के लिए एक रिश्ता चाहिए था, हमने उस लड़के के लिए जो रिश्ता चाहिए था उसके लिए हमने सूटेबल मैच लिखा। सूटेबल मैच का यूज़ ही हमको करना है फॉर अ राजस्थानी बॉय। अब यहाँ पर राजस्थानी बॉय की जगह हो सकता है ब्राह्मीण बॉय हो सकता है, या किसी समाज का नाम लिख दिया, गुजराती बॉय हो सकता है। सिंपली लिखे क्योंकि 50 वर्ड्स में लिखना है तो पर्याप्त, तो थोड़ा बड़ा भी हो जाए, बहुत छोटा नहीं हो जाए कि हम 20-30 में ही खत्म कर लेवे, है ना क्यों। और फिर हमने उसके बाद में लिखा कैसा है, तो टॉल, हैंडसम। अब जब भी हमारे लड़के का रिश्ता आता है तो हमको इन सारी चीज़ों का फिक्स यूज़ करना ही है, ये बदलना नहीं है। क्वेश्चन भले बदल जाए ये नहीं बदलेगा। उसके बाद में फेयर बनाना ही है, हैंडसम लिखना ही है, और उसके बाद में एज 29 ईयर, अगर उसमें एग्जाम में लिखा है कि उसकी एज ये है तो उस एज का यूज करना, नहीं तो हमको 28, 29 या 30 का यूज़ कर देना चाहिए। उसके बाद में हाइट 5'10", आएगी नहीं कभी पेपर में पूछेंगे नहीं, हमको मन से ही लिखना है इसीलिए हमने लिख दिया, है ना। हम एज और हाइट ये वर्ड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कॉमा करके सीधा लिख दिया टॉल, हैंडसम, फेयर, कॉमा 29 ईयर्स, कॉमा 5'10", लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। एज और हाइट लिखते हैं तो अच्छा लगेगा। फिर हमने क्वालिफिकेशन लिखी। अब मान लीजिए क्वालिफिकेशन पेपर में दी हुई है कि हमारा बच्चा जो है वो या हमारी बेटी जो है वो MCA की हुई है या MBA की हुई है या BTech या IIMs की हुई है, तो इसीलिए वो बेंगलोर में जॉब करती है वगैरह, उसके लिए लड़का चाहिए, तो वो थोड़ा सा चेंजेज होगा। हम अगले एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे कि ऐसा भी हो तो वो क्वालिफिकेशन लिखना है। अगर कोई नहीं दी हुई तो MSc फिजिक्स विद BEd करके टीचर बना दो उसको, है ना, कि टीचिंग का जॉब करता है। सैलरी हम लोग 25, 30 या 35,000 तक बता देवे, ये बता दी। उसके बाद लुकिंग फॉर अ ब्राइड, एक दुल्हन की तलाश है। अब उसमें भी कौन कौन सी हमको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, तो फेयर है, स्लिम होनी चाहिए, गोरी होनी चाहिए, पतली हो, एज बिटवीन 25 to 28 यानी 25 से 28 के बीच की एज की होनी चाहिए, हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंच से छोटी नहीं हो, ग्रेजुएट मस्ट यानी ग्रेजुएट अवश्य ही होनी चाहिए, नो कास्ट बार, जाति की कोई बाउंडेशन नहीं, नो डॉवरी यानी हम दहेज नहीं लेंगे, ये सारी बातें लिखी। फिर उसके बाद में किस एड्रेस पर कांटेक्ट करें, तो इसीलिए सेंट बायोडेटा विद रिसेंट फोटोग्राफ, यानी रिसेंट उसका फोटोग्राफ भेजे, बायोडेटा भेजे। रिटर्नेबल, रिटर्नेबल का मतलब है वो फोटो अगर मामला रिश्ता सेट नहीं होगा तो हम उसको वापस देंगे, क्योंकि रिश्ते के लिए तो बहुत सारे फोटोग्राफ्स वगैरह आते हैं ये। फिर उसके बाद में अपन ने अपना एड्रेस लिख दिया कि इस एड्रेस पर कांटेक्ट करें, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो यह सारी बातें लिखी। अब किस किस फॉर्मेट का हमने यूज़ किया वो मैं पास में अभी समझाता हूं। तो जैसा कि हम मैट्रिमोनियल पढ़ रहे हैं और मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट या पैटर्न कैसा रहेगा, अगर उसकी हम बात करें तो हम देखते हैं पास में एक इनविटेशन अपने एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, और उस एडवर्टाइजमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो उस एडवर्टाइजमेंट में हमको कुछ बातें दिखती है ना। तो सबसे पहले हम इसमें जो है वो लिखना चाहेंगे कि उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात है वो है उसकी हेडिंग, यानी कि हेडिंग का यूज़ होना चाहिए। अब उस हेडिंग में हमको क्या क्या बातें लिख सकते हैं हम, उसकी हम बात करें तो उस हेडिंग में हम चाहे तो सूटेबल मैच ऐसा लिखें, है ना, सूटेबल मैच, या फिर हम लोग जो है वो अलायंस शब्द का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये दो में से हमने यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि हमने यहाँ पर सूटेबल मैच का यूज़ किया है,
है ना। तो इस सूटेबल मैच को हमने लिखा है। हम चाहे तो यहाँ पर अलायंस भी लिख सकते हैं। कुछ लोग वांटेड भी कुछ बुक्स में देखने को मिलेगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रिश्ते के लिए थोड़ा वांटेड एकदम ऑड सा लगता है ना, इसीलिए वो थोड़े से क्रिमिनल्स वगैरह या और किसी जॉब के लिए वगैरह यूज होता है, इसीलिए हम उसका यूज़ नहीं मैं लिखवाऊंगा बोर्ड पर। फिर उसके बाद में दूसरी बात आती है कि फॉर व्हाट, यानी हमको जो रिश्ता चाहिए तो फॉर हुम यानी किसके लिए चाहिए, है ना। हमको रिश्ता जो है वो किसके लिए चाहिए, यानी हमारी ओर से क्या है, लड़का है या लड़की है, पहले वो तय करना है ना। अ बॉय और अ गर्ल, हमारी ओर से क्या है। तो जैसा कि हमने हमारे क्वेश्चन में लिखा ही है, फॉर अ राजस्थानी बॉय, यानी हमारी ओर से कैसा है, तो लड़का है। कौन है, लड़का है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा। अगर मान लीजिए लड़की होती तो हम लड़की लिखते, ठीक है ना। तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। फिर तीसरे बिंदु की ओर बढ़ते हैं, तो उसमें और क्या चीज होनी चाहिए, तो अब जो है वो क्वालिफिकेशन लिखी जाती है। अब क्वालिफिकेशन यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं योग्यताएं। अब योग्यताएं अलग अलग प्रकार की होती है, तो उसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहली बात तो वो है फिजिकल, यानी कि शारीरिक योग्यता। अब शारीरिक योग्यता में क्या आ गया, तो हम सभी जानते हैं कि शारीरिक योग्यता में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। शारीरिक योग्यता के अंदर हम लोगों ने उसमें लिखा है टॉल यानी लंबा है, हैंडसम यानी दिखने में अच्छा है, फेयर है, ठीक है ना, ये सारी, और एज हाइट ये सारी भी है, वो फिजिकल में आ गई। तो यह सारी चीज़ें हम लिखते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमको लिखनी चाहिए उसमें वो हम लिखते हैं एजुकेशनल, यानी पढ़ा लिखा कितना है। सभी चाहते हैं ना कि हमारा जो भी दामाद है वो पढ़ा लिखा हो, अच्छा एजुकेटेड हो। तो इसके लिए एजुकेशनल यानी शैक्षिक क्वालिफिकेशन क्या होगी, हमने यहाँ पर लिखा है MSc फिजिक्स विद BEd, यानी इतना ये पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में वर्किंग या फाइनेंशियली कह सकते हैं उसको, तो मैं तीसरा फाइनेंशियल ही लिखता हूँ, या जो भी जॉब की स्थिति क्या है, सिक्योरिटी वगैरह ये सारी है, तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल लिखते हैं। तो फाइनेंशियल यानी वित्तीय स्थिति कैसी है उसकी, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमने लिखा है कि कंडक्टिंग कोचिंग क्लासेस एंड इनकम 35,000 PM मतलब पर मंथ। एक होता है PA, यानी यहाँ पर हम कभी कभार लिखते हैं PA मीन्स पर एनम, और एनम का मतलब जैसा हम सभी जानते हैं एनुअल होता है, ठीक है ना। पर एनम यानी एनुअल जो है वार्षिक कितना कमाता है, पैकेज होते हैं कई लोगों के उसके बेसिस पर। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण ये है, बाकी सोशल स्टेटस, हॉबीज़ वो सारी चीज़ें डालते हैं, लेकिन हमको लिखने की जरूरत नहीं। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग उसमें समावेशित करें। फिर उसके बाद में फ्रॉम होम, अब हमको जो है वो किसके लिए यानी क्या चाहिए, तो लड़का है तो लड़की चाहिए, है ना। अगर हमारी ओर से लड़का है तो हमें रिश्ते में क्या चाहिए, लड़की चाहिए, तो इसीलिए हम लिखेंगे अ गर्ल। अगर मान लीजिए हमारा लड़का है लड़की है तो हमको क्या चाहिए, अ बॉय। तो क्या चाहिए वो पहले यहाँ पर लिखना। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखना है कि लुकिंग फॉर होम, तो अ ब्राइड यानी दुल्हन चाहिए, ठीक है। फिर वो की वो बातें वापस आएगी, ये क्वालिफिकेशन वाली कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको जो है वो क्या क्या उसमें खूबियाँ चाहिए, योग्यताएं क्या चाहिए। तो अगर योग्यताओं की बात करें तो ये बातें हैं। सबसे पहला नंबर जो लगेगा वो है फिजिकल, यानी कि दिखने में कैसी हो। नंबर 2 एजुकेशनल, कितनी पढ़ी लिखी हो, है ना। और अगर मान लीजिए हमको जो है वो कभी थोड़ा फेयर लिख देता हूँ एजुकेशनल, और कभी मान लीजिए कि हमको जो है वो जॉब वाली वगैरह चाहिए तो फिनेंशियल, या लड़का भी है तो लड़का तो चाहिए लिखना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ लिखी है। जैसे लड़की चाहिए तो ये सारी उसकी फिजिकल हो गई, है ना, फिजिकल हो गई ये सारी। ये यहाँ से उसकी एजुकेशनल हो गई। हमने इसके अंदर जो है वो फाइनेंशियल लिखी नहीं है कि कमाती कितना है या क्या करती है, क्योंकि लड़की चाहिए हमको ऐसा ही लिखना है ना, इसीलिए हम इसमें ये लिखा है। और फिर छठा जो है वो हमको लिखना है कॉन्टैक्ट एड्रेस, यानी कि वेयर टू कॉन्टैक्ट। इसको हम देखेंगे कि वेयर टू कॉन्टैक्ट यानी संपर्क कहाँ करना है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, यह सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसा कि हम सभी ने लिखा है नो कास्ट बार, नो डॉवरी, ये चीज़ें नो कास्ट बार सभी में लिखना है। नो डॉवरी केवल लड़के का रिश्ता है हमारा तो नो डॉवरी लिखना है। कास्ट बार जो है वो सभी में लिखना ही है। फिर उसके बाद में बायोडेटा ये वो सारा है, और कहाँ कॉन्टैक्ट करना है ये एड्रेस दे दिया। तो ये सारी चीज़ों का समावेश जो है वो हमारा एक जो भी एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो इसमें मैट्रिमोनियल में ये
होना चाहिए। आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो ठीक से पसंद आया होगा। हम अगले वीडियोस में और इसके 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जिसमें लड़की के लिए रिश्ता, लड़के के लिए रिश्ता अगर हमको करना है तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। आज हमने इसके फॉर्मेट को समझा है, अगले वीडियो में हम अगला जो है वो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फिर हम आगे के प्रकार जो भी थे उनकी ओर बढ़ेंगे। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, और बाकी वीडियोस भी है, पहले मैंने बता दिया है, आई बटन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी उन पिछले वीडियोस के लिंक है। हम सभी वीडियोस को ठीक से देखें, समझें, ताकि हमारे एग्जाम्स में हमारे अच्छे मार्क्स आ सके। थैंक यू।